Hello friends, myself Rachna Kaul and I'm back again with the continuation of the chapter that is the rise of nationalism in Europe. So far what we have done, अब तक हमने क्या कर लिया है? हमने almost 70% of the chapter we have completed. बट वॉट वी हैव डन, वी हैड सीन कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे आया था, कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जागी थी. फिर हमने देखा कि नेपोलियन जो है रूल करने लग पड़ा था फ्रांस को, ठीक है, 1799 में आफ्टरवर्ड्स. फिर नेपोलियन ने भाई बहुत अच्छा काम किया, सिविल कोड लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाई एंड आफ्टरवर्ड्स 1807 में इटालियन रेवोल्यूशनरी गसिपी मजीने का जन्म हुआ. और तो और यूरोपियन कंट्री में एक न्यू क्लास इमर्ज हो गई थी, लिबरल एडुकेटेड मिडिल क्लास. साथ ही 1815 में नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ, ट्रीटी ऑफ वीना साइन की, जिसके अंडर जो है कंजर्वेटिव फिर से यूरोपियन कंट्रीज में रूल करने लग पड़े. एंड 1830 तक उन्होंने रूल किया एंड आफ्टरवर्ड्स इन 1830 देन द रेवोल्यूशन स्टार्टेड. द रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वहां पे. और फिर लिबरल्स, क्योंकि कंजर्वेटिव और लिबरल दो तरह के लोग जो थे वो आपस में उनके क्लैशेस थे, ठीक है. तो लिबरल्स का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और 1830 फ्रांस में आ गई है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लुइस फिलिप जिसके हेड थे. 1831 में मजीने को भेज दिया एक्साइल, देश निकाला. क्यों? क्योंकि लिगोरिया में उन्होंने कर दिया था रिवोल्ट जो कि लॉस के अगेंस्ट. 1830 में एक और चीज हुई थी कि बेल्जियम गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके से वो आजाद हो गया था. फिर 1832 में ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर. और 1834 में भाई प्रूशिया का भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बन के आया, दैट इज द कस्टम यूनियन. ट्रेड में इसको काफी ज्यादा हेल्प मिली. एंड इन 1845 एज यू नो द रेवोल्यूशंस आर स्टिल गोइंग ऑन और वीवर्स ने कर दिया रिवोल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट. क्यों? क्योंकि भाई लो वेजेस दे रहे थे, ना काम और बदले में लो वेजेस. तो ये कहाँ का इंसाफ है. 1848 में फ्रेडरिक सुरो, क्योंकि बहुत रेवोल्यूशंस का टाइम पीरियड चल रहा था, तो फ्रेडरिक सुरो ने एक यूटोपियन पेंट करा जिसके अंदर दिखाया गया कि मेनी पीपल फ्रॉम द वेरियस कंट्री होल्डिंग देयर नेशनल फ्लैग्स and moving towards the Statue of Liberty wearing their costumes, उनके अपने कपड़े, कंट्रीज के अपने कपड़ों के वेशभूषा में वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर चली जा रहे हैं और नीचे पड़े हैं मुकुट, जिसका मतलब है कि मोनार्की का हो गया एंड और स्टार्ट हो गई है रिपब्लिक कंट्री. रिपब्लिक तो रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने का दौर स्टार्ट हो गया है. तो ये यूटोपियन बनाया था फ्रेडरिक सुरो ने 1848 में. ठीक 1848 में दो और इंसिडेंट हुए जिसके तहत फ्रांस में आ गई थी. अब फ्रांस में हंगर, हार्डशिप थे, सारा का सारा ब्लेम फ्रांस में जो है राजा को डाल दिया. लोग बड़े गुस्से में, और गुस्से में उन्होंने उनकी जितनी भी हंगर प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन बढ़ गई, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप्स का फेल हो जाना और तो और फिर फूड के प्राइसेस बढ़ जाना, जिसका सारा का सारा ब्लेम लुइस फिलिप पे डाल दिया. वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा था. तो उसके बाद लुइस फिलिप इतने गुस्से में एग्रेसिव भीड़ को देख के भाग गया और फ्रांस में नेशनल असेंबली बन गई और उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है और उन्होंने स्टेप्स उठाए. क्लियर. दूसरी साइड जर्मनी में भी काफी इंस्पायर हुए फ्रांस से, तो जर्मनी में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और लोग चल पड़े. वहां पे भी लिबरल्स जो थे चल पड़े बनाने. फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए सेंट पॉल चर्च और उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. 831 मेंबर्स थे, मिलकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. बट द प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो किंग ने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड किंग को ही बनाया था, बट उनकी पावर तो लिमिट हो रही थी ना, पावर्स तो कम हो रही थी, तो वो किंग कैसे बर्दाश्त करता. इसीलिए उसने रिजेक्ट कर दिया इनका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल. मोर ओवर इन लोगों को
जो है सिर्फ इसमें एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, इसमें पुअर क्लास का कोई रोल नहीं था, कोई मेंबर नहीं था। तो वहां से भी सपोर्ट धीरे धीरे कम मिल गया, जिसकी वजह से जो बनाने का सपना था जर्मनी को भी कि हम भाई कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे यहाँ पे, वो नहीं पूरा हो पाया। किंग ऑफ प्रूशिया ने वैसे ही इसको रिजेक्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। आफ्टरवर्ड्स क्या, अब ये फेलियर रहा, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या था कि ये इफेक्टिव भी था, मतलब लोगों को भी एक पढ़ लगा कि हाँ बन सकता है यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हम प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमैटिक एज पर द टाइम लाइन वी आर गोइंग, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो chaos, सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, सो आई डिड इट। तो इस तरह से चलते आ रहे हैं। अब 30% सिलेबस क्या रह गया, अब हम देखेंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि वी विल सी द यूनिफिकेशन और अ नेशन स्टेट, हाउ दी सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बिकम अ नेशन स्टेट, वो हम देखेंगे। लाइक जर्मनी का देखना है, इटली का देखना है, ब्रिटेन, और हम बाल्कन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लस आपका एक टॉपिक और है विजुअलाइजिंग द नेशन, लोगों ने नेशन को किस तरह देखा, वो भी कवर करेंगे। बट इस वीडियो में वी विल सी दिस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। लेट मी टेल यू दिस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में। हम इस वीडियो में सिर्फ जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इटली का करेंगे। ये जो टॉपिक है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव यू एक्स्ट्रा इन्फो, तो व्हाई डोंट यू अवे, मतलब क्यों नहीं हम इस जो है इसको चीज को बड़े इंटरेस्टिंग वे में, और इंटरेस्टिंग तो है ही, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हियर वी गो। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस यू मस्ट नो कि जर्मनी की कैपिटल कौन सी है। ऑब्वियसली द जर्मनी कैपिटल इज बर्लिन, आपको याद रखना है, क्योंकि हम जिस कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वी शुड रिमेंबर कि उसका कैपिटल कौन सा है। प्लस यू नो दैट जर्मनी इज फेमस फॉर द कार्स, बहुत अच्छी अच्छी कार्स लॉन्च करती हैं ये। यू रिमेंबर दैट्स ब्रांड फोकस वेगन, वी को वो लोग एफ करके बोलते हैं, ठीक है, फोकस वेगन, इट्स अ जर्मन वर्ड, ठीक है। ये ब्रांड है चल रहा इंडिया में, तो इट्स ऑफ जर्मनीज ब्रांड, क्लियर। तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इन्फो आई हैड गिवन टू यू। सो हियर वी गो टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब क्या हो रहा था जर्मनी में, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि भाई कंजर्वेटिव्स लगे थे इन कंट्रीज को जोड़ने में। अब कंजर्वेटिव्स जो है इन कंट्रीज में को नेशन स्टेट बनाने में लगे थे, जो बिखरी पड़े थे जर्मन स्पीकर्स। अब इन्होंने उठा लिया था कि यस, नाउ इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि यस, नाउ वी विल यूनाइट ऑल द जर्मन स्पीकर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा भाई ये रेवोल्यूशनरीज तो अब हमारी सुनने से रहे, ये तो जरूर यूनिफाई करके रहेंगे। तो ये जो एम्पायर हमने बिखेरे पड़े, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो व्हाई नॉट वी टेक दिस इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड सो दैट हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल लोगों पे बना रहे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स यानी मोनार्क्स ने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो ही अपनी कंट्री को यूनिफाइड करेंगे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आएंगे। बट रूल तो, पावर तो मोनार्क के पास ही रहेगी, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो वो चलाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने जो है यूनिफाई करने के लिए स्टेप्स उठाने लगे 1848 में, ठीक है। अब इन्होंने पहले भी, जैसे रिमेंबर आई टोल्ड यू राइट नाउ ओनली, 1848 में इन्होंने पहले भी जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की, यूनिफाई करने की कोशिश की, बट इनको दबा दिया मोनार्क यानी किंग ऑफ प्रूशिया ने, वहाँ की मिलिट्री ने, और जंकर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे ना प्रूशिया के, उन लोगों ने ये दबा दिया। दिस जंकर इज इम्पोर्टेंट, 1 मार्कर में आया है ये सीबीएसई में प्रीवियस बोर्ड में, तो आपको पढ़ना है ये, ठीक है। तो तब तो वहां से डेमोक्रेसी, रिपब्लिक सब कुछ हट गया, कंजर्वेटिव्स ने लगाने ही नहीं दिया। अब कंजर्वेटिव्स ने पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल करने के लिए ये जिम्मा उठा लिया था कि अब हम जर्मनी को जोड़ेंगे, क्लियर। अब क्लास क्या है
कि यहाँ पे कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि प्रूशिया को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी प्रूशिया की आर्मी ने। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो आर्मी में जो थे, तो इन्होंने जो है इनको आर्किटेक्चर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं, देखो यू कैन सी हियर इन द दिस JF इमेज ऑल्सो ही इज द ऑटो वन बिस्मार्क ओनली। ठीक है, तो इन्होंने जो है जिम्मा उठा लिया था कि मैं आप जर्मनी को जो है यूनिफाई करूंगा। इन्होंने जो है किंग को बोला कि आई विल डू इट। आर्मी ने जिम्मा उठा लिया था, मिलिट्री ने, क्योंकि इसमें आर्मी है, देखो बोला जाता है कई बार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आर्मी का रोल है। तो क्यों? क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो वहाँ के मिलिट्री लीडर थे, तो उन्होंने जो है ये जिम्मा उठाया था, तब दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ आर्किटेक्चर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो इनका हेल्प भी किया था प्रूशियन आर्मी ने, और ब्यूरोक्रेसी मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने, प्रूशियन गवर्नमेंट ने हेल्प करा था कि जितने भी जर्मन स्पीकर्स नेशंस हैं उनको ये यूनाइट करेंगे। हुआ क्या? 7 years वॉर हुई। 7 years का वॉर ये मतलब नहीं है कि 7 साल तक वॉर ही लड़ते रहे, नो। वो इन 7 सालों के बीच 7 साल लग गए इनफैक्ट ये जर्मनी को यूनिफाई होने में। 7 सालों में इन्होंने 3 वॉर्स लड़ी। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनको अपने उसमें मिला लिया, जो भी थे तो अपने टेरिटरी में मिला लिया, और प्रूशिया को विक्ट्री मिली। प्रूशिया जीत गया यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि 1871 जनवरी में, ठीक है, 1871 जनवरी में प्रूशिया के जो किंग थे केसर विलियम वन, इनको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। यू नो दिस प्रूशिया, ये जो जर्मनी पहले नहीं हुआ करता था, ये मतलब प्रूशिया के अंडर था, प्रूशियन एम्पायर था। तो जितने भी कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे जर्मन के, तो वो प्रूशिया के अंडर चल रहे थे। तो बाद में यही प्रूशिया जर्मनी बना, मतलब फिर प्रूशिया नाम का कुछ नहीं है, अब जर्मनी है इसको कहते हैं। ठीक है, तो जर्मन एम्परर कंसिडर कर दिया गया प्रूशियन किंग जो थे केसर विलियम। कहाँ? वर्सलिस में। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी अब इनके कब्जे में था। पैलेस वर्सलिस में जो है इनको जो है कंसिडर कर दिया गया। और यहाँ पे जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी में, वो पूरे यूरोप में, इनफैक्ट पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के चला गया। क्या इम्पैक्ट छोड़ गया कि उधर दिखाने को मिला इनको प्रूशियन पावर क्या है। ठीक है, और पूरी कंट्री के लिए, वर्ल्ड में, इनफैक्ट पूरे जर्मनी के और भी जितने भी पार्ट्स थे, मतलब जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल बन के रह गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ मॉडर्नाइज मेथड्स अप्लाई करे थे। करेंसी जो है काफ़ी मॉडर्नाइज कर दी थी इन्होंने। ठीक है, करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल और जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन लाई थी, जिससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए, और जर्मनी जो है एक बहुत ज़्यादा डेवलप बनने लगा। ठीक है, तो दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द प्रूशिया, और जिसके एक एग्जाम्पल सेट कर दी। तो इन दिस वे जो है यूनिफाई हुआ। 7 years वॉर कई बार आता है 1 मार्क में, तो 3 वॉर 7 years में लड़ी गई ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर थे इधर प्रूशियन आर्मी के। ठीक है, तो उन्होंने लड़ी, उन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं जो है इटली को जोड़ूंगा, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि इटली को यूनिफाई करने का जो जिम्मा है वो सॉरी जर्मनी को यूनिफाई करने का जो जिम्मा है वो उठाया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी लिबरल नेशनलिस्ट ने, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, दे वर नॉट गेट सक्सेस बिकॉज किंग हैड रिजेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर the poor people, and moreover they don't get the support of the poor middle class also, so that's why it remains like that. But now the Germany का जो है ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और इन्होंने जो है बोला कि नहीं, वी विल यूनिफाई। ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने यूनिफाई किया, और इनको हेल्प मिली प्रूशियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बोला भी जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आर्मी का रोल है। तो प्रूशियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प करी, और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मोनार्क के जितने भी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की बिस्मार्क की। और finally after the 7 years they unified the German nations and come up with the modern principles in terms of currency, banking, legal, judicial, which set an example to the whole world. So this is way how the Germany gets unified. Clear?
I hope the things are very much clear to you. Now in the next video we will see the unification of Italy, which is very important again. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.